एसिड, इनका जो है एंजाइम्स के थ्रू ऑक्सीडेशन होता था और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलते थे जो ऑक्सीडाइज NAD और FAD के थ्रू गेन कर लिए जाते थे, जिससे इनका रिडक्शन होता था। और इस प्रोसेस में जो है नेट रिजल्ट ये होता था कि रिड्यूस NAD और FAD बनते हैं। अब ये जो रिड्यूस NAD और FAD इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करेंगे, जहाँ पे जो है ATP का आपका जो है प्रोडक्शन होता है, ये ATP का फॉर्मेशन होता है। अगर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो आपके रिड्यूस NAD है और FAD है, इनका अगर जो है ऑक्सीडेशन न किया जाए तो ATP फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो इस जो है पार्ट में हम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस स्टार्ट। This is the rough diagram of mitochondria, and as we know that each mitochondria is made up of outer membrane and inner membrane, and there is a small space between both membrane which is filled by a watery fluid, and this space between outer membrane and inner membrane is called intermembranous space, and there is a very large space between inner membrane which is filled by a fluid material which is called matrix। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था। माइटोकॉन्ड्रिया के में दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर और इनर, और इन जो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है इसे इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस कहते हैं। और जो दोनों इनर मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में लार्ज स्पेस होता है और जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जितने भी एंजाइम कॉम्प्लेक्स या जो कंपोनेंट होते हैं वो आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट ऑल द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एंजाइम कॉम्प्लेक्स आर लोकेटेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जितने भी जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, ये आपके जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऑल एंजाइम कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS इज फाउंड in inner mitochondrial space, inner mitochondrial membrane। जितने भी जो हैं आपके एंजाइम कॉम्प्लेक्स या जो कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं वो आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होते हैं, इनकी नंबर 5 होती हैं। देयर आर 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स that are associated with the electron transport system, and all these 5 enzyme complex are found in the inner mitochondrial membrane। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जो प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे ज़रूरी होता है कि पहले हम इन एंजाइम कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ें। सो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट दीज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। These are 5 enzyme complex of electron transport system. The first complex is also called NADH dehydrogenase complex. Complex second also called succinic dehydrogenase complex, and likewise complex third called cytochrome B C1 complex, and complex fourth is called cytochrome C oxidase complex, एंड कॉम्प्लेक्स फिफ्थ कॉल्ड ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स। तो ये जो आपके जो हैं 5 जो आपके एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, और जो ईच एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है ये प्रोटीन का बना होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं
ये प्रोटीन के में एम्बेडेड होते हैं और फिर होल कॉम्प्लेक्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। इस तरह से जो ईच एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है उसमें प्रोटीन के साथ जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट या अदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो सेंटर होते हैं इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ जो है जुड़े होते हैं और फिर वो पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स हम जो है फर्स्ट की बात करें तो ये एक लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें जो है आपके इन प्रोटीन के साथ जो है जुड़ी पहली FMN सेंटर होता है। FMN का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा इसमें 6 जो है आयरन सल्फर सेंटर भी होते हैं और जो आपका यूबिक्विनोन जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं बाइंडिंग जो है साइट भी होता है। तो इस तरह से जो भी आपके जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं ये प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसके साथ कई को फैक्टर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो कंपोनेंट भी उसमें एम्बेडेड होते हैं। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो है 2 इंपॉर्टेंट सेंटर होते हैं। पहला होता है FMN सेंटर, इसे हम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं और 6 आयरन सल्फर सेंटर होते हैं। इसके अलावा एक यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट भी होता है। ऐसे अगर कॉम्प्लेक्स हम जो है सेकेंड की बात करें तो इसे हम सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और इसमें एक बाउंड FAD होता है 3 आयरन सल्फर सेंटर होते हैं और यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट भी होता है। यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट भी होता है, इसमें भी यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट सेंटर इसमें पाया जाता है। FAD एक बाउंड FAD होता है, 3 आयरन सल्फर सेंटर और यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट होता है। कॉम्प्लेक्स जो थर्ड होता है इसमें जो है साइटोक्रोम बी आयरन सल्फर सेंटर और साइटोक्रोम सी होते हैं। कॉम्प्लेक्स जो आपका फोर्थ होता है इसमें 2 कॉपर सेंटर होते हैं जिन्हें कॉपर A एंड कॉपर B डिजाइन किया गया है और 2 हिम लाइक सेंटर होते हैं जिन्हें साइटोक्रोम A और A3 भी कहते हैं। तो 2 हिम सेंटर होते हैं, 2 हिम सेंटर which is also called cytochrome A and cytochrome A3 और जो कॉम्प्लेक्स जो आपका फिफ्थ होता है ये साइट होता है ATP सिंथेसिस का, इसलिए इसे ATP सिंथेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये था जो 5 आपके एंजाइम कॉम्प्लेक्स थे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व है उनके बारे में। और यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट होता है उसमें FMN सेंटर होते हैं और 6 आयरन सल्फर सेंटर होते हैं। इसके अलावा जो है यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स सेकेंड में एक बाउंड FAD होता है और जो आयरन सल्फर सेंटर होते हैं यूबिक्विनोन बाइंडिंग साइट होता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड में जो है साइटोक्रोम B होता है, आयरन सल्फर सेंटर और साइटोक्रोम C1 होता है। ये साइटोक्रोम C1 है, साइटोक्रोम C1 होता है। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ में 2 कॉपर सेंटर होते हैं जिन्हें डिजाइन किया कॉपर A एंड कॉपर B और 2 हिम लाइक सेंटर होते हैं। इन्हें जो है साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 भी कहते हैं। जो ये जो सेंटर होते हैं यही इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन इनसे हो करके जो है इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट सिस्टम के चेन में आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस फिगर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की प्रोसेस शो की गई है। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड को शो किया गया है, यहाँ कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ को शो किया गया है। इसमें कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को मैंने नहीं शो किया है क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करते हैं और इस प्रोसेस में प्रोटॉन आपका मैट्रिक्स साइड से जो है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में रिलीज होती है। और जो फिफ्थ कंपोनेंट होता है एटीपी सिंथेज, वहाँ एटीपी की सिंथेसिस होती है। तो उसको मैंने इसलिए नहीं शो किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से फोर्थ के बीच में होता है और फिफ्थ में सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो उसको हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे उस कॉम्प्लेक्स के बारे में। देखिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जिसका नाम हमने बताया जो है NADH डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो है Na जो रिड्यूस NAD होता है इसको ऑक्सीडेशन किया जाता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट रिड्यूस NADH का जो आपका क्रेब्स साइकिल में बना था उसका ऑक्सीडेशन करता है और इसके ऑक्सीडेशन पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होते हैं। प्रोटॉन जो है आपका मैट्रिक्स में रिलीज हो जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन कैरियर FMN होता है वो गेन करता है। इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन NAD से जो है FMN को जाते हैं और FMN रिड्यूस होता है। फिर FMN से एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर सेंटर को जाते हैं और यहाँ से फिर आयरन सल्फर सेंटर से जो यूबिक्विनोन को 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का जो फंक्शन होता है, पहला फंक्शन ये होता है कि ये जो रिड्यूस NADH का ऑक्सीडेशन करता है और इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो को फिर ये कॉम्प्लेक्स जो फर्स्ट होता है NADH से जो है यूबिक्विनोन को ट्रांसफ़र कर देता है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का जो काम होता है इलेक्ट्रॉनों को जो है NAD से यूबिक्विनोन तक ट्रांसफ़र करना। और यूबिक्विनोन जो रिड्यूस यूबिक्विनोन प्रोड्यूस होता है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे जो ये अपने रिडक्शन के लिए 2 प्रोटॉन भी जो है मैट्रिक्स साइड से लेता है और ये रिड्यूस यूबिक्विनोन जिसे यूबिक्विनोल कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। रिड्यूस्ड यूबिक्विनोन को क्विनोल भी कहते हैं या हाइड्रोक्विनोल भी कहते हैं। तो देखिए जो कॉम्प्लेक्स जो आपका जो फर्स्ट होता है इसका जो फंक्शन होता है NADH को ऑक्सीडाइज करना और इस ऑक्सीडेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होते हैं, प्रोटॉन मैट्रिक्स में रिलीज हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन FMN को गेन कर लिए जाते हैं। फिर FMN से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर सेंटर को जाते हैं और फिर यूबिक्विनोन को जाते हैं। यूबिक्विनोन के जो रिडक्शन के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, तो NADH से जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू जो है यूबिक्विनोन को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और इसके रिडक्शन के लिए 2 प्रोटॉन की भी ज़रूरत होती है जो मैट्रिक्स साइड से लिए जाते हैं और इस पूरी प्रोसेस में जो है आपका यूबिक्विनोन का रिडक्शन होता है और जो यूबिक्विनोन का जो रिड्यूस फॉर्म होता है वो क्विनोल कहलाता है या हाइड्रोक्विनोन कहलाता है। अब जो देखिए यूबिक्विनोन जो होता है एक लिपिड सॉल्युबल मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है और ये मेम्ब्रेन में ही रहता है। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है उसी में रहता है। जैसे ये रिड्यूस होता है ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को छोड़ देता है और ये मूव करके कॉम्प्लेक्स थर्ड को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से अगर हम जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के रिएक्शन को समराइज करें तो इसमें हमें ये मिलेगा कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का जो काम होता है
इलेक्ट्रॉन को यूबिक्विनोन तक जो है ट्रांसफ़र करना। और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के समय जो फ्री एनर्जी रिलीज होती है, उस फ्री एनर्जी का यूज करके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ये जो 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स साइड से जो है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में रिलीज करता है। इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस को हम पी साइड कहते हैं, मैट्रिक्स साइड को हम एन साइड कहते हैं। तो मैट्रिक्स से जो है 4 जो प्रोटॉन को भी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो होता है आपका इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में जो है आपका पंप करता है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है एक प्रोटॉन पंप का भी काम करता है। और जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के समय जो आपका फ्री एनर्जी रिलीज होती है, उस फ्री एनर्जी के हेल्प से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पंप करता है। अगर इसके जो है नेट रिएक्शंस को देखें तो हमें ये रिएक्शन मिलेगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू जो नेट रिएक्शन कैटेलाइज होता है उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक जो मॉलिक्यूल्स जो है रिड्यूस NAD ऑक्सीडाइज होता है, जिससे आपका ऑक्सीडाइज NAD बनता है। और इस प्रोसेस में जो है आपका यूबिक्विनोन का रिडक्शन होता है, जिससे आपका रिड्यूस यूबिक्विनोन QS2, जिसे रिड्यूस फॉर्म जो होता है आपका यूबिक्विनोन का जो क्यूनोल कहलाता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉनों की फ्री एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रॉन के जो है ट्रांसफ़र के समय जो एनर्जी रिलीज होती है, फ्री एनर्जी का यूज़ करके मैट्रिक्स साइड से जो 4 प्रोटॉन को भी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में साइड में पंप कर देता है। इस तरह से जो है देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का काम होता है इलेक्ट्रॉन को जो है NADS से यूबिक्विनोन को ट्रांसफ़र करना और जो है 4 प्रोटॉन को भी पंप करना। अगर कॉम्प्लेक्स हम अब सेकेंड की बात करें तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेकेंड सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करता है, जिससे फ्यूमेरिक एसिड बनता है। और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो रिलीज होते हैं ये FAD गेन करता है। FAD से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आयरन सल्फर सेंटर को जाते हैं और आयरन सल्फर सेंटर से जो है यूबिक्विनोन को जाते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में यूबिक्विनोन का रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन आयन की ज़रूरत होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यूबिक्विनोन 2 हाइड्रोजन आयन भी मैट्रिक्स साइड से लेता है और रिड्यूस यूबिक्विनोन जिसे क्यूनोल का तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो रिड्यूस जो आपका जो है यूबिक्विनोन होता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड को छोड़ देता है और ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र करता है। यहाँ से छोड़ करके ये लिपिड के रास्ते मूव करके कॉम्प्लेक्स थर्ड को जाता है। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड होता है ये प्रोटॉन को नहीं ट्रांसफ़र करता है, जबकि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के थ्रू 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स साइड से इंटर मेम्ब्रेनल जो है आपके साइड में पंप किए जाते हैं। अब जो देखिए जो यूबिक्विनोन होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड मूव करके लिपिड के रास्ते आपका जो कॉम्प्लेक्स थर्ड को जाता है। चूँकि जो है यूबिक्विनोन एक लिपिड सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से और कॉम्प्लेक्स सेकेंड से इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थर्ड तक मूव करके पहुंचाता है, इसलिए यूबिक्विनोन को हम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कहते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूबिक्विनोन इज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर
of electron transport system, and it carries electrons from complex first and complex second to complex थर्ड। तो जो यूबिक्विनोन होता है आपका जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन को जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकेंड से कॉम्प्लेक्स थर्ड तक पहुंचाता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड तक पहुंचने पे यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C1 को देता है। साइटोक्रोम C1 एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फिर इससे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C को जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में जो है कॉम्प्लेक्स थर्ड द्वारा 4 प्रोटॉन को जो है आपका पंप कर दिया जाता है मैट्रिक साइड से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। तो कॉम्प्लेक्स थर्ड भी इस तरह से प्रोटॉन को पंप करता है। साइटोक्रोम C जो है आपका पी साइड में, पी साइड मतलब इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस साइड में होता है, और एक स्मॉल वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करता है साइटोक्रोम C1 से, साइटोक्रोम C जो होता है साइटोक्रोम C1 से इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कॉम्प्लेक्स थर्ड को छोड़ देता है और यहाँ से मूव करके कॉम्प्लेक्स फोर्थ को जाता है। ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फोर्थ। और हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स फोर्थ में 2 कॉपर सेंटर होते हैं जिन्हें कॉपर A और कॉपर B कहते हैं, और 2 हीम सेंटर होते हैं जिन्हें साइटोक्रोम A और A3 भी कहते हैं। तो साइटोक्रोम C जब कॉम्प्लेक्स फोर्थ पे पहुंचता है तो साइटोक्रोम C अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर A सेंटर को देता है। साइटोक्रोम जो है C से इलेक्ट्रॉन जो होंगे कॉम्प्लेक्स फोर्थ के कॉपर A सेंटर को जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से फिर एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A को जाते हैं। फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं C जो होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन लेता है साइटोक्रोम C1 से, तो ये रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस साइटोक्रोम C जो होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड को छोड़ देता है। चूंकि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है तो फिर ये मूव करके कॉम्प्लेक्स फोर्थ पे आता है। अब जो ये रिड्यूस साइटोक्रोम C होता है अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फोर्थ के कॉपर आयन सेंटर A को देता है। इस प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C से कॉपर आयन A को जाते हैं। फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर आयन सेंटर A से एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A को जाते हैं। फिर साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन जो होता है साइटोक्रोम 3 और कॉपर सेंटर B को जाते हैं। उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम को जाते हैं। तो इस तरह से जो आपका कॉम्प्लेक्स जो फोर्थ होता है ये साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एटम तक ट्रांसफर करता है थ्रू दीज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। हमने पहले बताया कि आपको कि जो कॉम्प्लेक्स फोर्स होता है उसमें 2 जो हैं कॉपर आयन सेंटर होते हैं जिन्हें कॉपर A और कॉपर B जो है डिजाइन किया गया, और 2 हिम सेंटर होते हैं जिन्हें साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 भी कहते हैं। जब रिड्यूस साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स फोर्थ पे पहुंचता है तो अपना एक इलेक्ट्रॉन कॉपर सेंटर A को देता है। फिर कॉपर सेंटर A से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A को जाते हैं। फिर साइटोक्रोम A से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम 3 और कॉपर सेंटर B को जाते हैं। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम को जाते हैं, और ऑक्सीजन एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। एक एक करके इन कैरियर से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम को जाते हैं। पहले साइटोक्रोम C से इन इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर दोबारा एक एक करके 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस तरह से ऑक्सीजन एटम रिड्यूस होता है, और ये रिड्यूस ऑक्सीजन एटम फिर 2 प्रोटॉन से कंबाइंड होकर के 1 मॉलिक्यूल्स वाटर बनाता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं 1 मॉलिक्यूल्स वाटर के फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन की जरूरत होती है। और यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आपका जो है कॉम्प्लेक्स फोर्थ कि इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। इसलिए
एक एक करके एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, फिर सेकेंड टाइम एक एक करके एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के जो है साइटोक्रोम सी से इन कैरियर के थ्रू जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसपोर्ट होकर के ऑक्सीजन को मिलता है। एक इलेक्ट्रॉन पहली बार में और सेकेंड टाइम में एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह से एक ऑक्सीजन जो है एटम होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और फिर ये 2 प्रोटॉन से कंबाइंड होकर के 1 मॉलिक्यूल्स वाटर बनाता है। इससे यहाँ पे ये बात क्लियर है कि एक जो वाटर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक वाटर मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन गेन करता है। तो अगर हम जो है जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है उसके रिएक्शन नेट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल शो करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को गए तो साइटोक्रोम सी से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को जाते हैं और जो है आपका जो रिड्यूस ऑक्सीजन एटम होता है 2 प्रोटॉन भी गेन करता है। इस तरह से एक मॉलिक्यूल्स वाटर का फॉर्मेशन होता है। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ है जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के समय या इलेक्ट्रॉन के मोशन के समय साइटोक्रोम सी से ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन के फ्लो के समय में जो एनर्जी जो आपकी होती है जो फ्री एनर्जी होती है उसका यूज करके 2 प्रोटॉन को भी पंप करता है मैट्रिक साइड टू इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। तो इसलिए यहाँ पे नेट रिएक्शन ही होता है 2 साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम को जाते हैं और 2 प्रोटॉन भी ये रिड्यूस ऑक्सीजन एटम लेता है और आपका वाटर बनाता है। और इस प्रोसेस में 2 प्रोटॉन देखिए आपका जो पी साइड मतलब इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में भी रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो हम देख सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन होता है आपका जो है फाइनली ऑक्सीजन एटम के थ्रू जो है आपका गेन किया जाता है और फिर जो रिड्यूस ऑक्सीजन एटम 2 प्रोटॉन के साथ कंबाइंड होकर के वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि द फाइनल गेनर ऑफ इलेक्ट्रॉन and protons in ETS is ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का गेनर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं आपके फाइनली ऑक्सीजन एटम से कंबाइंड होकर के वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 molecules of water, 2 electrons and 2 protons are required। देखिए जो फाइनली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑक्सीजन के थ्रू गेन किए जाते हैं और एक जो मॉलिक्यूल्स जो वाटर के फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन की जरूरत होती है, ये आपको याद रखना है। देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि जो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है और जो आपका ये कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ है और ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड, इनसे जब इलेक्ट्रॉन जो है आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकेंड से इलेक्ट्रॉन थर्ड को जाते हैं और कॉम्प्लेक्स थर्ड से फोर्थ को जाते हैं और फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को जाते हैं, और जिससे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फोर्थ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रॉन का फाइनल रिसेप्टर जो है ऑक्सीजन होता है और प्रोटॉन भी लेता है और वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय में इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के या ट्रांसफ़र के समय में जो एनर्जी फ्री होती है, जो फ्री एनर्जी होती है, इसका यूज करके कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड
और कॉम्प्लेक्स फोर्थ प्रोटॉनों को मैट्रिक्स से जो है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, मतलब दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में प्रोटॉनों को भी पंप करते हैं। जो एनर्जी फ्री होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय में, उसका यूज करके जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स जो फोर्थ, सेकेंड नहीं ऐसा करता। ये जो है मैट्रिक्स से प्रोटॉन को जो है आपका इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में, मतलब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में पंप करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो आपका ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है इसको हमने पढ़ा, और लेकिन अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि एटीपी कैसे सिंथेसाइज होती है। एटीपी सिंथेसिस के लिए जो है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी माइकल पीटर के द्वारा दिया गया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। माइकल पीटर ने देखा कि अगर आपका जो है इलेक्ट्रॉनों का जो है फ्लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जैसे इनहिबिटर होते हैं, जैसे साइनाइड आयन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, या और भी जो आपके जो केमिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इनहिबिटर होते हैं, उनका यूज करके अगर इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को स्टॉप कर दिया जाए, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को अगर जो है हम स्टॉप कर दें, तो जो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ होता है उस पे एटीपी की सिंथेसिस भी नहीं होती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कपल्ड विद द एटीपी सिंथेसिस, क्योंकि जब हम इनहिबिटर का यूज करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फिफ्थ के थ्रू एटीपी की सिंथेसिस भी रुक जाती है। तो इस तरह से कई जो है एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करने के बाद माइकल पीटर ने केमी ऑस्मोटिक थ्योरी दिया। इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय में जो है जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है तो उसमें जो एनर्जी फ्री होती है, इस फ्री एनर्जी का यूटिलाइजेशन करके जो है ये जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में रिलीज करते हैं, जिससे धीरे धीरे जो है प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में माइटोकॉन्ड्रिया के बढ़ने लगती है, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब जो है इनर साइड और आउटर साइड मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन के इनर साइड और आउटर साइड मतलब मैट्रिक्स साइड और जो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में प्रोटॉनों के कॉन्सेंट्रेशन में अंतर आ जाता है। यहाँ पे प्रोटॉन की नंबर बढ़ जाती हैं, इससे प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है। जब ये प्रोटॉनों का कॉन्सेंट्रेशन या प्रोटॉन ग्रेडियंट एक लिमिट तक पहुंच जाता है, इतना अधिक हो जाता है कि प्रोटॉन मोटिव फोर्स इसके कारण जो बिल्डअप होता है, जब इनफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स या प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जिसे एटीपीएज या एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। एक इसका जो बेस पीस होता है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, इसे F0 पार्टिकल्स भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दिस इज द F0 पार्टिकल। और एक इसका जो होता है आपका स्फेरिकल शेप पार्टिकल होता है जो मैट्रिक्स में उभरा रहता है, इसे F1 पार्टिकल कहते हैं। तो देखिए ये जो F0 पार्टिकल जो होता है प्रोटॉन चैनल का काम करता है। जो हमने बताया आपको कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है प्रोटॉन्स के लिए इम्परमिएबल होती है, ये इस मेम्ब्रेन के रास्ते जो है प्रोटॉन क्रॉस नहीं कर सकता है। इसलिए जो है ये जो आपके कॉम्प्लेक्स जो होते हैं फर्स्ट, थर्ड और जो आपके फोर्थ, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉनों की फ्री एनर्जी होती है उसी का यूटिलाइजेशन करके प्रोटॉनों को मैट्रिक्स साइड टू इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में रिलीज करते हैं, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण इधर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज भी बनता है, जिससे जो है पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर हो जाता है इस मेम्ब्रेन के क्रॉस। तो प्रोटॉनों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे, प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ने पे एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है,
जब ये एक इनफ प्रोटॉन मोटिव फोर्स बन जाता है या क्रिएट हो जाता है तो जो F0 के चैनल जो होते हैं वो प्रोटॉनों के लिए खुल जाते हैं। तब प्रोटॉन तेजी से रस करते हुए इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से आपका इस प्रोटॉन चैनल के रास्ते मैट्रिक्स साइड में आते हैं और इस समय जो एनर्जी होती है आपकी वो यूटिलाइज हो जाती है। जो एनर्जी फ्री होती है इन प्रोटॉनों के मोशन के कारण वो आपकी एटीपी की सिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती है। एटीपी की सिंथेसिस F1 पार्टिकल पे होती है जहां एडीपी और आईपी आपस में जुड़ जाते हैं और एटीपी की सिंथेसिस करते हैं। ये आपकी केमो ऑस्मोटिक थ्योरी होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के समय में जो है जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण जो एनर्जी फ्री होती है उसका यूज किया जाता है प्रोटॉनों को मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में पंप करने पे। और जैसे जैसे प्रोटॉन आपके मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस की तरफ पंप होते हैं वैसे वैसे यहाँ पे प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है या प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन में जो है मैट्रिक्स टू इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में अंतर आने लगता है। यहाँ हाई प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन होने लगती है जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है। जब प्रोटॉन मोटिव फोर्स इतना इनफ हो जाता है कि जो है आपका ये चैनल खुल जाए तो उस समय जो है F0 जो पार्टिकल होता है ये एटीपी सिंथेटेट का एक कंपोनेंट होता है तो ये चैनल ओपन हो जाता है जब इनफ जो है प्रोटॉन मोटिव फोर्स बन जाता है जिससे प्रोटॉन बहुत तेजी से रस करके इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से आपका जो है इस प्रोटॉन चैनल के थ्रू मैट्रिक्स में आते हैं। और जब ये मैट्रिक्स में आते हैं तो उस समय प्रोटॉनों की फ्री एनर्जी का यूज करके F1 पार्टिकल पे एडीपी और आईपी से एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है। इसलिए इसे हम जो है केमो ऑस्मोटिक थ्योरी कहते हैं। और ये थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉनों की फ्री एनर्जी का यूटिलाइजेशन जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट को क्रिएट करके प्रोटॉन मोटिव फोर्स को क्रिएट करके फिर एटीपी का सिंथेसिस होता है। और इस थ्योरी के लिए जो है माइकल पीटर को जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया जो है। देखिए अगर जो है हम ओलिगोमाइसिन इस थ्योरी को ऐसे भी कंफर्म किया गया ओलिगोमाइसिन के थ्रू जो है इस प्रोटॉन चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है। जब प्रोटॉन चैनल को ओलिगोमाइसिन के थ्रू ब्लॉक कर देते हैं तो एटीपी की सिंथेसिस रुक जाती है। और इनहिबिटर जो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो इनहिबिटर होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अगर हम जो है ब्लॉक कर दें या इनहिबिट कर दें तभी भी एटीपी की सिंथेसिस रुक जाती है। तो इस तरह से जो है इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन भी हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का जो फ्लो होता है इट इज कपल विद द एटीपी फॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वही एटीपी सिंथेसिस के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि अगर इनहिबिटर के हेल्प से अगर हम जो इलेक्ट्रॉन का जो है फ्लो स्टॉप कर दें तभी भी एटीपी की सिंथेसिस रुक जाती है। और दूसरी जो कंफर्मेशन थी कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट के कारण एटीपी की सिंथेसिस होती है तो ओलिगोमाइसिन का जब यूज करते हैं जो इस प्रोटॉन चैनल को ब्लॉक कर देता है। जब प्रोटॉनों का फ्लो इससे स्टॉप हो जाता है तभी भी एटीपी की सिंथेसिस नहीं होती है, जो इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं। एक और जो है थ्योरी जो दिया गया जो है बोयर के थ्रू, उन्होंने बताया कि जो आपका जो ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम एक स्प्लेंडेड मॉलिक्यूलर मशीन है। इसे हम मॉलिक्यूलर मशीन भी कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ और एटीपी सिंथेज इज also called molecular machine। देखिए बोयर नेम के साइंटिस्ट ने बताया कि जब आपका प्रोटॉन जो है इस F0 कंपोनेंट से
आपका ये या इस प्रोटॉन चैनल से या F0 पीस से होकर के इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस से मैट्रिक्स को आते हैं, तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो है रोटेट करता है, ये कॉम्प्लेक्स रोटेट करता है और इसके साथ ये जुड़ा जो शाफ्ट भी होता है ये भी रोटेट करता है, जिससे एटीपी की फॉर्मेशन होती है या एटीपी की सिंथेसिस वाली रिएक्शन को कैटलाइज होती है। तो चूंकि जो है जब प्रोटॉन जो आपके इस चैनल के थ्रू होके मूव करते हैं, तो ये जो है आपका जो है पीस F0 पीस जो होता है ये घूमता है, रोटेट करता है, एक मशीन की तरह से ये वर्क करता है, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर मशीन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस कॉम्प्लेक्स को मॉलिक्यूलर मशीन कहते हैं, तो आपका F0 F1 कॉम्प्लेक्स या जो है एटीपी सिंथेज भी इस कॉम्प्लेक्स को कहते हैं, एक मॉलिक्यूलर मशीन की तरह काम करता है। और प्रोटॉन के मोशन के समय में जो है ये जो आपका जो इसका बेस पीस F0 और शाफ्ट रोटेट करते हैं, जिससे एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प मिलती है, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, अगर हम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की समरी करें तो कुछ हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मिलते हैं। पहला पॉइंट ये मिलता है कि FMN, FAD और जो यूबिक्विनोन ये 2 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, जबकि आयरन, सल्फर, साइटोक्रोम्स ये जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। इसके अलावा जो कॉपर, सेंटरी और बी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। सेकेंड पॉइंट ये मिलता है कि यूबिक्विनोन के रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन आयन की जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट ये मिलता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है ये हाइड्रोजन को पंप करते हैं थ्रू इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेकेंड नहीं पंप करता है। फोर्थ पॉइंट ये मिलता है कि यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, क्योंकि जो आपका यूबिक्विनोन जो होता है आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकेंड से इलेक्ट्रॉन को थर्ड तक कैरी करता है। ऐसे साइटोक्रोम C जो होता है कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स फोर्थ तक कैरी करता है। फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, ये ऑक्सीजन होते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फाइनल जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेप्टर होता है ये ऑक्सीजन होता है। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं उनसे इलेक्ट्रॉन होता हुआ फाइनली ऑक्सीजन को जाता है, तो इसलिए फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद प्रोटॉन को भी लेता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन ये जो है की ज़रूरत होती है 1 मॉलिक्यूल्स वाटर के फॉर्मेशन में। ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन लेता है तब जाकर के 1 मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स बनता है। इसलिए जो है 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन की जरूरत होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है कॉम्प्लेक्स फिफ्थ पे सिंथेसाइज होता है, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को इसलिए एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट ये मिलता है माइकल पीटर ने कीमियोस्मोटिक थ्योरी दिया एटीपी सिंथेसिस के लिए, और बोयर नाम के साइंटिस्ट ने एटीपी सिंथेज को मॉलिक्यूलर मशीन कहा। एपी सिंथेज को हम जो है F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और जो 12th पॉइंट ये मिलता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल होती है प्रोटॉन के लिए या हाइड्रोजन आयन के लिए। अब देखिए, अगर हम जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के फ्लो का पाथ अगर जो है हम का फ्लो डायग्राम बनाएं तो हमें ये मिलता है कि क्रेब्स साइकिल में जो सबस्ट्रेट होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो NAD और FAD को जाते हैं, और फिर ये NAD FAD इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में NAD से इलेक्ट्रॉन FMN को जाते हैं, फिर FMN से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर सेंटर को जाते हैं, फिर आयरन सल्फर सेंटर से इलेक्ट्रॉन जो यूबिक्विनोन को जाते हैं, यूबिक्विनोन से फिर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B को, फिर साइटोक्रोम C1 को, और साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C को जाता है, फिर साइटोक्रोम C से कॉपर सेंटर A को जाता है, फिर कॉपर सेंटर A से साइटोक्रोम A को जाता है,
फिर यहाँ से जो है साइटोक्रोम A3 कॉपर B सेंटर को जाता है और यहाँ से फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को जाता है। तो हम देखते हैं कि पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को जाता है, इसलिए फाइनल इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर ऑक्सीजन होता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जब एक्सेप्ट कर लेता है तो ये प्रोटॉन से कंबाइंड होकर के वाटर बनाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जब सक्सिनिक एसिड का ऑक्सीडेशन फ्यूमेरिक एसिड में होता है क्रेब्स साइकिल में, तो इलेक्ट्रॉन FAD को जाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन NAD को नहीं जाते हैं। फिर FAD से इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर सेंटर को जाते हैं, फिर यूबिक्विनोन को जाते हैं, फिर यूबिक्विनोन से आगे जो सेम पाथ फॉलो होता है जैसा कि NAD के केस में था। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इन इलेक्ट्रॉन कैरियर से ऑक्सीजन की तरफ क्यों होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिड्यूस NADH का होता है, सॉरी सबसे कम होता है, सबसे कम या मोर निगेटिव होता है। NADH का जो होता है आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है सबसे कम होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा इसका होता है, फिर इसका होता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है लेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले केमिकल स्पीसीज से हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले केमिकल स्पीसीज की तरफ होता है। तो चूंकि ये जो है आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है लो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ जो है अरेंज होते हैं, या लो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल टू हाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जिससे सबसे कम जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिड्यूस NADH का होता है और सबसे हाई जो होता है आपका जो है ऑक्सीजन का होता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो इसलिए थर्मोडायनेमिकली कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लो स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाले स्पीसीज से हाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वाले स्पीसीज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले स्पीसीज की तरफ मूव करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का फ्लो बहुत ईजिली होता रहता है। तो ये तो था आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, और आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, थैंक यू।